नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप भगत सिंह बनना चाहेंगे? क्यों कहा जाता है कि सब चाहते हैं कि पड़ोसी के घर भगत सिंह पैदा हो, हमारे घर में नहीं? क्यों किसी को भगत सिंह ही बनना चाहिए? अगर शहादत के अंजाम से पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा होने की बात की जाती है, तो क्या शहीद भगत सिंह की जिंदगी का यही एकमात्र अंजाम है? तब फिर हमें ठीक से सोचना होगा कि क्या हम भगत सिंह को जानते भी हैं? कोई भगत सिंह कैसे बनता होगा? फांसी पर चढ़ जाने से या अपने विचारों की यात्रा से? हर राजनीतिक दल के मुख्य नेता जन्मदिन के मौके पर भगत सिंह को याद कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। उनसे एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके दलों में किसी भी नौजवान के लिए भगत सिंह बनने का अवसर है? क्या भगत सिंह को याद करने वाले किसी भी नेता के दल में कोई ऐसा नेता है जो अपनी सोच से भगत सिंह के आसपास है? भगत सिंह की एक तस्वीर लेकर ट्वीट कर देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, यह सब अच्छा लगता है कि कोई याद कर रहा है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? दिल्ली की बसों पर भगत सिंह की तस्वीरें हैं, वो भी पीली पगड़ी में, जबकि भगत सिंह ने पीली पगड़ी पहनी ही नहीं। अखबारों में भगत सिंह के जन्मदिन पर विज्ञापन छपे हैं। पंजाब के लुधियाना शहर से हमारे सहयोगी अर्शदीप ने ये तस्वीरें भेजी हैं। वहां के चौराहे पर बनी प्रतिमा को पर फूल माला चढ़ाने के लिए छोटे छोटे जत्थों में बड़ी संख्या में लोग आए। तख्तियों पर भगत सिंह के नारे लिखकर लाए। निश्चित रूप से भगत सिंह एक लोकप्रिय हस्ती हैं, लेकिन जब वे प्रेरित करते हैं तो भगत सिंह पैदा क्यों नहीं होते? या भगत सिंह हमारे पास कई हैं, मगर हम उन्हें भगत सिंह के सांचे में रखकर देखना नहीं चाहते। लुधियाना की ही दुकानों में भगत सिंह टी शर्ट पर मौजूद हैं। टी शर्ट पर लिखा है, लगता है फिर आना पड़ेगा। नौजवानों ने चे गुवेरा की तरह भगत सिंह को टी शर्ट पर चिपका तो लिया, लेकिन क्या सीने से भी लगाया है? दुकानों में भगत सिंह एक प्रोडक्ट हैं। उनकी क्रांतिकारिता को बॉलीवुड का हीरो समझ लिया गया है। तस्वीरों के जरिए भगत सिंह सा जोश पैदा किया जाता है, मगर हकीकत में क्या नौजवानों में ऐसा कोई जज्बा आपको नजर आता है? प्रोफेसर चमन लाल ने कहा है कि भगत सिंह ने कभी बसंती चोला भी नहीं पहना। ऐसी कोई तस्वीर नहीं। पंजाब से दिल्ली आने वाली टैक्सियों के पीछे भगत सिंह की ऐसी तस्वीरें लगी होती हैं जो रात अंधेरे में पीछे आ रही कार की रोशनी से चमक जाती हैं। वहां के गांव में छतों पर भगत सिंह की प्रतिमा बनी होती है, जिसमें वे हवा में बंदूक लहरा रहे होते हैं। क्या यह भगत सिंह का आज का अंजाम है? इसे लेकर ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि भगत सिंह को हम समझें। आज हर राजनीतिक दल के लोग अपना लेते हैं, लेकिन ये सोचिए कि अगर वे जिंदा होते तो कौन सा दल उन्हें अपने आप पद देता, नेतृत्व देता? जो चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे समाप्त हो जाना चाहिए। ये भगत सिंह की लाइन है। नौजवान भारत सभा के लाहौर घोषणा पत्र का हिस्सा है। अगर यही बात कोई छात्र नेता अपने विश्वविद्यालय में बोल दे कि जो चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे समाप्त हो जाना चाहिए, तो आप जो कि भगत सिंह को चाहते हैं, टैक्स के पैसे जोड़ेंगे या भगत सिंह समझकर उसे माला पहनाएंगे? भगत सिंह ने कहा था कि उस घोषणा पत्र में कि दुनिया के नौजवान क्या क्या नहीं कर रहे हैं और हम भारतवासी हम क्या कर रहे हैं। पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती हैं। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है और फिर वह नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में, ये 1928 में बोल रहे हैं, 2016 में भी आप समझ सकते हैं, यहाँ भारत में लोग पवित्र पशु के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। आप बताइए, ये बात कहते हुए कौन सा भगत सिंह आज की किस पार्टी में रह सकता है? क्या भगत सिंह का टी शर्ट पहनने वाले, आइकॉन मानने वाले भगत सिंह की तरह मुखरता से सोच रहे हैं? क्या कोई नौजवान यह कहते हुए किसी पार्टी की कार्यकारिणी में प्रवेश कर सकता है कि धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है? अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। 1928 में भगत सिंह ने अपने एक लेख में ये बात कही थी। इसी लेख में वे आगे कहते हैं कि जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया हुआ था और जो समान राष्ट्रीयता, स्वराज स्वराज का दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो सिर छिपाए बैठे हैं या इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। 1928 का वो साल था, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। तब भगत सिंह की उम्र क्या रही होगी? पूरी जिंदगी 23 साल कुछ चंद महीने की। कैराना को कश्मीर बताने वाली मीडिया के बारे में भगत सिंह 1928 के साल में ही कह गए। वे लिखते हैं कि दूसरे सज्जन हैं जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। कब? 1928 में वो कह रहे हैं।
यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। किसानों, मजदूरों के प्रति भगत सिंह के जो विचार थे उन्हें हम अक्सर दीवारों पर लिख देने लायक ही समझते हैं या वो भी नहीं समझते। हमने अपने प्रतीकों को इतना घिस दिया है कि उनके विचार हमें उकसाते भी नहीं। इन दिनों जयंती और पुण्यतिथि की बाढ़ आ गई है। ऐसी होड़ मची है कि समझना मुश्किल हो गया है कि कल जिस नेता ने किसी की जयंती पर उसे अपनी प्रेरणा बताया था, वही आज भगत सिंह को अपनी प्रेरणा बता रहा है। फिर उसके अगले दिन वो किसी और की जयंती पर अपनी प्रेरणा किसी और को बताएगा। हर इतने महापुरुषों से प्रेरणा पाने वाले नेताओं की अगर हमारे देश में भरमार है, फिर तो हम राजनीति के किसी स्वर्ण युग में जी रहे हैं। यही वो नेता हैं जिनमें गांधी से लेकर पटेल, भगत सिंह, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय तक के अंश होने का वो दावा करते हैं। क्या भगत सिंह होना इतना आसान है? जेएनयू का प्रसंग उठा तो एक अधिकारी ने रिपोर्ट दी, कि विश्वविद्यालयों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो पढ़ने आते हैं। मुमकिन है कि वो अफसर भी भगत सिंह को अपनी प्रेरणा बताता होगा और ट्वीट कर रहा होगा। लेकिन भगत सिंह ने 1928 में एक लेख लिखा, कीर्ति में छपा। पहले ही पैरा में वो लिखते हैं कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेजों में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। भगत सिंह कहते हैं कि हम यह मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है। नौजवान पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो मैदान में कूद पड़े। ऐसे तमाम वाइस चांसलर भी भगत सिंह के जन्मदिन पर ट्वीट कर रहे होंगे, जो अपने यहाँ छात्र संघ का चुनाव तक नहीं होने देते। दरअसल हम यही जानना चाहते हैं हिंदुस्तान की उस नौजवान आबादी से जो बताया जाता है कि प्रतिशत में 65 है, कि भारत का जो छात्र अपने विश्वविद्यालयों में एक चुनाव के बुनियादी अधिकार को हासिल नहीं कर सका, क्या उसे हक है कि वो टी शर्ट पर भगत सिंह का फोटो लगाकर घूमे? जो राजनीतिक दल अपने दल के भीतर सामयिक मुद्दों पर घनघोर चर्चा न करवाएं, क्या उन्हें हक है कि वे भगत सिंह की जयंती या शहीदी दिवस का इस्तेमाल करें? यह कैसे हो सकता है कि हर दल के लिए भगत सिंह प्रिय हो गए हैं, जबकि उनके विचारों पर चलने का साहस किसी में नहीं दिखता? क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी दल में सांप्रदायिकता पर खुलकर बहस हो रही है? छोटे से बड़े नेता खुलकर बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में भी और दूसरी पार्टी के बारे में भी। ऐसा होता नहीं है। फिर वो लोग कौन हैं जो भगत सिंह को लिए घूम रहे हैं? हम इसी पर बात करना चाहते हैं प्राइम टाइम में। भगत सिंह ने कहा था कि व्यक्ति को मारना आसान है, लेकिन विचार को नहीं। क्या आज के दौर में उल्टा तो नहीं हो रहा? भगत सिंह व्यक्ति के रूप में तो जिंदा हैं, लेकिन क्या उनके विचार भी हैं? तो हम बात करेंगे। हमारे साथ पीयूष मिश्रा हैं, जिनका एक नाटक है भगत सिंह पर, जिंदगी पर लिखा हुआ, गगन दमामा बाज्यो, और इसी के आधार पर फिल्म भी बनी। और पीयूष बताते हैं कि वो इस नाटक से कोई रॉयल्टी पैसा नहीं कमाते हैं। आप इनकी ये नाटक कहीं भी किसी भी स्कूल में मुफ्त में आप खेल सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मैं बहुत पैसा यूं ही जीने के लिए कमा लेता हूं, भगत सिंह पर कुछ लिखकर मुझे नहीं कमाना है। हमारे साथ इरफान हबीब साहब हैं, इतिहासकार हैं। इनकी भी किताब है, अंग्रेजी में और हिंदी में भी है, बहरों को सुनाने के लिए। और सत्यम वर्मा है हमारे साथ लखनऊ से, जिन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। तो ये 250 रुपये की किताब है, अगर आप भगत सिंह को पढ़ना चाहते हैं तो। वैसे आप टी शर्ट भी पहन सकते हैं। पीयूष, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि उस नाटक के जरिए, जिन लोगों ने उस नाटक को नहीं देखा, हालांकि वो हर जगह खेला जाता है, आप बताते हैं, वो किरदार किस भगत सिंह की तलाश करता है, या उनके विचारों के आधार पर किसी हिंदुस्तान को वो ढूंढ रहा है? उसमें एक्चुअली भगत सिंह पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री क्रिएट करना ना ज़बरदस्ती का बोरियत भरा काम है। उससे बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, लेकिन प्ले नहीं हो सकता। तो उनके सामने एक जो है मतलब बिल्कुल एक जुडास पैदा किया गया उसमें, वो दैट इज ए फिक्टिशियस कैरेक्टर, दैट इज मार्कंड त्रिवेदी, जो था ही नहीं कभी। वो एक ICS के औलाद था जो मूवमेंट में कूदा था, और जब गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया तो वो भय खा गया, मतलब घर जाने में कि बाप मारेगा। और वो आज की तारीख में 94 तक, जब तक शिववर्मा जिंदा थे, इनके आखिरी कॉमरेड, इनके साथी, 94 तक प्ले चलता है, 1921 से शुरू होता है। तो वो जो है जिंदा रहता है किरदार, और वो जो आज तक आता है 94 तक, और वो बाकायदा बोलता है कि मुझे रात को वो उसने धोखा दिया था, मतलब पूरा प्ले जुडास की निगाह से है। तो वो बोलता है कि वो आज की तारीख में बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी है, ताम्रपत्र है उसके पास में, पत्नी उसकी बहुत बड़ी सोशल गाइड है
है ना, लेकिन वो बोलता है कि मुझे रात को वो सपने में आता है क्योंकि जो वो कर गया वो मैं नहीं कर पाया आज तक, जबकि मेरे पास सब कुछ है। तो वो जो है मतलब सवाल करता है भगत सिंह से कि तुम क्यों मेरे सपने में आते हो मुझे परेशान करने के लिए। तो ये भगत सिंह पर मुझसे अधिक अथॉरिटी है, बहुत बढ़िया वो बंदा ही ऐसा था कि, फिर भी लेकिन उस नाटक को जीते हुए तो एक हाँ, लेकिन हमें कहीं ये लगा कि 1994 में लिखा गया था वो, हमें कहीं नहीं लगा कि आपके हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। स्थितियाँ वैसी की वैसी थी। हमें लगता रहा कि आपके तब बाबरी मस्जिद टूटी थी, तब कश्मीर का स्थापन हुआ था हिंदुओं का, तब जो है आपके पंजाब जल रहा था, तब कश्मीर जल रहा था। हमें कैसे मालूम होगा कि हम आज़ाद हो गए? उसने साफ कहा था कि अंग्रेज गोरे चले जाएंगे भूरे आ जाएंगे, गोरे चले जाएंगे भूरे आ जाएंगे। तो भूरे आ गए थे, भूरे हम पर राज कर रहे थे। तो मैं कभी भी, हम स्थितियाँ वैसी थी जैसे कि भगत सिंह के टाइम में थी, बस ये था कि गोलियां नहीं चल रही थी। तो हम पूरी शिद्दत के साथ में एक तरह से भगत सिंह की जिंदगी जीने का आनंद भोग चुके थे। वो नशा जो है हम आज तक नहीं गया मेरे अंदर से। ये लोग डॉक्यूमेंट, ये फिल्म बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर एसी 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो उनको पसीने आ जाते हैं। पर पीयूष, मुझे हैरानी होती है कि अभी इरफान साहब कह रहे थे कि ये भी संपूर्ण नहीं हो सकते हैं कि इस किताब में भी लिखा हुआ है कि भगत सिंह ने जितना लिखा है वो अभी तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये एक पर्याप्त माना जा सकता है। पर 23 साल का वो लड़का, 23 साल 5 महीने 26 दिन एग्जैक्ट एज है उसकी। मैं तो हैरान हूं कि वो ब्लॉग और फेसबुक के जमाने का नहीं है और इतना कुछ लिख गया है। मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि भगत सिंह बनने की इस उम्र में अगर कोई लड़का भगत सिंह बनना चाहे तो उसको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा सर, वो मेरे ख्याल से कट के आते हैं लोग आगे। आइंस्टाइन, विवेकानंद, भगत सिंह कट के आए थे। कोई बना नहीं सकता इन लोग। अब मैं अभी बोलकर आ रहा हूँ भगत सिंह कॉलेज में आज के उसमें, मैं देख रहा था उन बच्चों को, 22, 21, 23 साल के बच्चे ऐसे होते हैं। मैंने देखा, अरे बिल्कुल दूध सा मुंह उनका, मार दो मुंह तो दूध टपक पड़े। ये बंदा मतलब इस उम्र का रहा होगा भगत सिंह। दुनिया के इतिहास में कमांडर चे से लेकर आपके फिदल कास्ट्रो से लेकर इतना छोटा क्रांतिकारी, और वो भी इतना समझदार क्रांतिकारी, आज तक पैदा नहीं हुआ। मतलब आप हंसते हंसते जान दे देना। चाफेकर बंधु ने जो गोली चलाई थी 1898 में शायद, तब से लेकर सशस्त्र आंदोलन में हंसते हंसते जान देना बहुत आसान काम था। राजेंद्र रायडी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, बिस्मिल साहब, उधम सिंह, हंसते हंसते जान देना बहुत आसान था। इसका कहना था कि हंसते हंसते जान देना बेवकूफ़ी है। हंसते हंसते जान दो, लेकिन वही हो, मजा ये हो कि तुम्हारे मरने के बाद में इतना बड़ा आंदोलन तुम्हारी मौत क्रिएट कर पाए। दैट्स व्हाई ही इज भगत सिंह, दैट्स व्हाई ही इज भगत सिंह। अदरवाइज हंसते से जान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उस वक्त। इनकलाब की ललकार, जोश था, हर बच्चा जान देना चाह रहा था उस वक्त।